आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर मनु और मनु के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें मनुस्मृति में एक राजा को देवत्व गुणों का अनुसरण करते हुए सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से अधिकाधिक मात्रा में जनता का कल्याण करना, जनता के हितों की रक्षा करना, क्योंकि राजा को पिता की श्रेणी में रखा गया है। राजा शीर्ष स्थान पर पिता के समान है और प्रजा पुत्र के समान है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक साथ मिलकर दायित्वों की पूर्ति करते हुए प्रजा राजा के लिए, राजा प्रजा के लिए सदैव कार्य करता है। सबसे पहले मनुस्मृति इस बात का उल्लेख करती है कि राजा को साम, दाम और भेद तीनों नीतियों का एक साथ या अलग अलग अनुसरण करते हुए शत्रु पक्ष पर विजय को हासिल करनी चाहिए। हो सके तो युद्ध को टाला जाए और कतिपय परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाएं कि युद्ध करना पड़े तो युद्ध सुविचारित होना चाहिए। राजा अपनी शक्ति को स्टेबल, शक्तिशाली बनाते हुए सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से अपने दायित्वों की पूर्ति करता है। सप्तांग सिद्धांत ठीक उसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसे एक मानव शरीर की संरचना होती है और उसका प्रत्येक अंग अपना अपना कार्य करता है, और जब सभी अंग सही ढंग से काम कर रहे होते हैं तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भली भांति कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से एक राजा को अपने मंत्रिमंडल, सुयोग्य मंत्रिमंडल के माध्यम से राज्य का नेतृत्व करना है, प्रजा की सुरक्षा करनी है, बाह्य आक्रमणों से रक्षा करनी है, प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। मंत्रिमंडल में सदस्यों का चयन करते वक्त राजा ये देखे कि जिस विभाग का दायित्व उस व्यक्ति विशेष को दिया जाना है उसमें क्या योग्यताएं हैं, क्या क्वालिटीज हैं। राजा को ये देखना बहुत जरूरी है। राजा शीर्ष स्थान पर है, राजा स्वामी के स्थान पर है, राजा देवीय स्वरूप है और प्रजा पालन उसका प्रथम दायित्व है। सभी मंत्रियों को अपना अपना दायित्व सौंपने के बाद समय समय पर राजा को मंत्रिमंडल की बैठक, गुप्त मंत्रणा, विचार विमर्श करते हुए स्वयं निर्णायक की भूमिका को अदा करना है। स्वामी राजा है, उसका सहयोगी मंत्रिमंडल है। फिर स्थान आता है सप्तांग सिद्धांत में पुर माने परकोटा, किला, जिसमें राजा रहता है। राजा का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है और ऐसे स्थान पर वो रहे जहां आसानी से शत्रु पक्ष आक्रमण ना कर सके। सुरक्षित स्थान पर रहते हुए परकोटे का निर्माण भी इस तरह का हो कि किले के अंदर से ही बाहर आए हुए शत्रुओं को पराजित किया जा सके, उन पर आक्रमण किया जा सके, उनसे अपने आप को सुरक्षित किया जा सके। फिर स्थान आता है राज्य। राज्य यानी एक निश्चित भूभाग जिस पर जनता निवास करती है। राज्य की वो सीमाएं राजा को मालूम हो कि राजा को कितने क्षेत्र में अपना नेतृत्व करना है और उस क्षेत्र को सुरक्षा देनी। उसमें रहने वाली प्रजा के सुख दुख का निवारण राजा को ही करना है। राजा को उसकी समृद्धि की कामना करनी है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। फिर राजा का पांचवा जो सप्तांग सिद्धांत में स्थान है
कोष, संरक्षित निधि जिसको कहते हैं, संरक्षित निधि प्रत्येक राजकोष राजा के पास होनी बहुत ज़रूरी है। राजा मितव्ययी होना चाहिए, राजा के पास संरक्षित धनराशि होनी चाहिए। राजा प्राकृतिक आपदाओं के समय, बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, महामारी है, जो भी आपदाएं हैं, प्राकृतिक दुर्घटनाएं हैं, उस समय में राजा अपनी प्रजा की हेल्प यानी सुरक्षा कर सके। चल और अचल संपत्ति राजा के पास होनी बहुत जरूरी। तत्पश्चात सप्तांग सिद्धांत के छठे अंग में आता है दंड। दंड से वैसे तो तात्पर्य सजा से लिया जाता है, लेकिन यहाँ दंड से तात्पर्य है सेना। सेना का प्रकार क्या हो, पैदल सेना हो, रथ सेना हो, गज सेना हो, अश्व सेना हो, कई प्रकार की सेना राजा के पास होनी चाहिए। ये शक्ति है राजा की। और सैन्य बल को मजबूत बनाने के लिए राजा को चाहिए कि वो समय समय पर सेना की सुरक्षा, संसाधन, आवश्यकता, सुदृढ़ता, मनोबल, प्रोत्साहन, इन सबको बढ़ावा देने के लिए राजा को कार्य करना चाहिए। फिर महत्वपूर्ण अंग आता है सातवां, मित्र। जिस प्रकार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है और एक परिवार को दूसरे परिवार की आवश्यकता पड़ती है, एक राज्य को दूसरे राज्य की आवश्यकता पड़ती है, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की आवश्यकता पड़ती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजा का अच्छा मित्र होना बहुत जरूरी है। मनुस्मृति में मनु द्वारा मंडल सिद्धांत के माध्यम से बहुत अच्छे परराष्ट्र संबंधों को समझाया गया है। कैसे राष्ट्रों का, राज्यों का मंडल बनाकर दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, साम दाम दंड भेद और अन्य संसाधनों के अनुरूप राजा को काम करना है। ठीक उसी प्रकार से राजा को अपने शत्रु से निपटने के लिए, अपने अरी से निपटने के लिए, अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए सशक्त, शक्तिशाली मित्र को बनाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से 7 अंग, स्वामी पहला राजा, फिर मंत्री, मंत्रिमंडल योग्यानुभवी, पूर्व सुरक्षित सुदृढ़ किला, राज्य निश्चित भूभाग जिसमें जनता निवास करती है, संरक्षित कोष जिसमें राजा के पास पर्याप्त धनराशि, और सेना सबल हो, जल सेना, जिस तरह से थल सेना, वायु सेना आज के दिन हम अपने राष्ट्र के लिए देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक प्राचीन भारतीय राजनीति विचारक ने अपने समय में, प्रारंभ काल में ही सेना के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। मित्रमंडल के माध्यम से राजा, क्योंकि प्रत्येक राजा विजिगीषु, विजय की इच्छा रखता है, और विजय की इच्छाएं परिकल्पनात्मक नहीं हो सकती। विजय की इच्छा की पूर्ति करने के लिए राजा को अपने राज्य की आंतरिक और बाह्य सीमाओं को सबल बनाने के लिए प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर से लेकर बड़े पैमाने तक दायित्वों का पूर्ति करनी पड़ती है। एक अकेला राजा किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकता, ये सर्वविदित है। राजा के साथ मंत्रिमंडल का होना जरूरी है, और मंत्रिमंडल भी इस प्रकार का हो जो राजा को भली भांति अच्छाइयों और बुराइयों दोनों ही बातों से अवगत करवा सके। क्या हित में है
प्रजा के और क्या अहित में, क्या हित में है राज्य के, क्या अहित में है। तो इस प्रकार मनु ने 4 उपाय, दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सप्तांग सिद्धांत, परराष्ट्र संबंध, अनेक पहलुओं के माध्यम से राजा को सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ मनु ने राजा को दिव्य गुणों से भी अवगत करवाया कि राजा को दिव्य गुणों की पालना करना अनिवार्य है, क्योंकि वो स्वामी है और एक स्वामी के लिए दिव्यता का होना, भव्यता का होना अनिवार्य है। राजा को पृथ्वी व्रत का पालन करना है। जिस प्रकार पृथ्वी सारी जनता, सारे सृष्टि का भार वहन करती है और बदले में कुछ नहीं मांगती, व्यक्ति करता है जो भी कार्य हो अपनी हित के लिए करता है, सभी का भार वहन करती है पृथ्वी, माँ का नाम दिया गया जिसे। राजा को पृथ्वी व्रत का पालन करना है। राजा को सूर्य व्रत का पालन करना है, जो नित्य प्रति अनुशासनबद्ध होकर नित्य समय पर उगना और छिप जाना पूरे राष्ट्र को, पूरे सृष्टि को, सृष्टि के अंतर्गत आने वाले सभी देश प्रदेशों को समान रूप से प्रकाश, ऊर्जा और तेज से लाभान्वित करता है। राजा को अग्निव्रत का पालन करना है। अग्नि अपने तेज और प्रकाश से लाभान्वित करती है, लेकिन अग्नि से असावधानी बरतने पर अग्नि क्रोधाग्नि के रूप में जो राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता उसे नष्ट भी कर सकते। ठीक इसी प्रकार से अग्निव्रत का पालन करता है राजा। प्रिय अप्रिय नहीं देखता, यदि उसकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो उसे दंडित करना चाहिए। राजा को यम व्रत का पालन करना है। राजा को वायु व्रत का पालन करना है। राजा को कुबेर व्रत का पालन करना है। अनेक व्रतों का पालन राजा के लिए बताया गया। क्यों? क्योंकि राजा से वो उम्मीदें होती हैं प्रजा को कि राजा अपने महल में है तो प्रजा सुख की नींद सोएगी। इसलिए जो देवत्व गुण अगर राजा में है तो प्रजा निश्चित रूप से सुख और समृद्धि की कामना करती है, राजा के लिए प्रसन्नचित्त रहती है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है, ये धर्मशास्त्र भी कहते हैं। तो इस तरह मनु ने राजा को स्वामी के पद पर सुशोभित करते हुए प्रजा के हित, लोक कल्याण के लिए प्रेरित किया और कर्तव्य और दायित्वों से परिपूर्ण होकर राजा को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डे नाइट, दिन रात बहुत कम विश्राम करके निरंतर कार्यरत रहने के लिए उल्लेख किया गया। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये जाना कि किस तरह इंडियन पॉलिटिकल थॉट की भारतीय राजनीतिक विचारक जो प्रारंभ काल के थे, जहाँ से हमारी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत होती है, कैसे गाइडलाइन करते हुए कि भारत के सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, राजा के माध्यम से अर्थ नियोजन और परराष्ट्र संबंध, प्रशासनिक व्यवस्था, अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को किस तरह से निर्वहन किया जाता है। तो अलग अलग टाइटल के रूप में हम निरंतर चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को आपकी
समस्या का समाधान करते हुए बच्चों को समझाया जाएगा। और भी कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप क्वेश्चन पूछ के हम उसका प्रत्युत्तर देने के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रणाम।